नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में लालू यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो वो पहले से सजा याफ्ता है, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि बिहार में जो ट्रेजरी लूट का मामला हुआ था, जिसे चारा घोटाले के नाम से जानते हैं, उस मामले में लालू यादव को 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई। अब वो सजा सही है गलत है, ऊपरी अदालत में मामला लंबित है, लेकिन लोअर कोर्ट ने, विशेष अदालत ने माना कि लालू यादव दोषी थे। न्यायालय के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर न्यायालय ने माना, तो जब तक ऊपरी अदालत से लालू यादव बरी नहीं होते, उस फैसले को संविधान की मान्यताओं के मुताबिक, भारतीय परंपराओं के मुताबिक उन्हें हमें मानना होगा। लालू यादव सजायाफ्ता हुए, लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन क्या बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होना है, क्या लालू परिवार के सियासत में सक्रिय कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? यह मामला अचानक से कैसे सामने आया कि लालू परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या लालू परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी? मामला न्यायालय के अधीन है, हम कुछ नहीं कह सकते कि इस मामले में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी बुधवार को लालू परिवार के सदस्यों को समन जारी किया और पहली बार लैंड फॉर जॉब का मामला जिसे कहा जाता है, यानी जमीन के बदले रेलवे में नौकरी, जो लालू यादव के रेल मंत्री के पद के कार्यकाल 2004 से 2009 के बीच का है, उसमें पहली बार उस कथित मामले में एक आरोपी की मां किरण देवी और उनके पिता, जिन्हें नौकरी मिली है रेलवे में लैंड फॉर जॉब के कथित मामले में, अभिषेक कुमार नाम के वो व्यक्ति हैं, उन्हें नौकरी मिली है रेलवे में, और उनकी मां किरण देवी और उनके पिता अखिलेश्वर सिंह को पहली बार किसी आरोपी के माता पिता को बुलाया गया है। यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि जिसे नौकरी मिली, उस मामले में पूछताछ के लिए नौकरी पाए व्यक्ति के माता पिता को बुलाया जाए। लैंड फॉर जॉब का मामला दरअसल ऐसा है कि आज नहीं तो कल न्यायालय को यह काम करना ही पड़ता। काम इसलिए करना पड़ता क्योंकि जो आरोप है, जांच एजेंसियों के जो आरोप है, वो ये है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उस दरमियान, अगर संक्षेप में और सरल शब्दों में आपको बताएं तो यूपीए 1 के कार्यकाल में लालू यादव जब रेल मंत्री थे पूरे 5 साल तक, उस दरमियान रेलवे में टेम्पररी बेसिस पर 4th ग्रेड की कुछ नौकरियां दी गई। वो अलग अलग जोन में, मसलन वेस्टर्न रेलवे, मुंबई, जबलपुर जोन, जयपुर जोन, अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। अलग अलग डिवीजन भी उसके अंतर्गत थे, उसके अंतर्गत ये नौकरियां दी गई। तो जब नौकरियां दी गई तो उन नौकरियों के बाद, उन नौकरियों के पहले किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर जिन लोगों ने नौकरियां दी, उनके घर वाले लोगों ने अपनी अपनी कुछ जमीनें दी। और जब वो जमीनें आने वाले वक्त में, यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने या साल के बाद, जब वो सारी जमीनें लालू परिवार के किसी न किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर हो गई, तब जाकर के उन नौकरियों को परमानेंट कर दिया गया। पहले तो टेम्पररी नौकरी थी, बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया गया। इसी मामले में कई सारे लोग इसमें हैं, और इसी मामले में तेज प्रताप यादव को भी सम्मान हुआ है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू यादव सबको आरोपी बनाया है। हेमा यादव जो राजनीति में नहीं है, लालू यादव की बेटी, उन्हें भी आरोपी बनाया है। तो लालू परिवार के चुनाव में सक्रिय और राजनीति में सक्रिय परिवार के कौन से लोग हैं? अगर उन सक्रिय लोगों की सूची आप देखें, रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है, वो सिंगापुर चली गई हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो सक्रिय राजनीति भारत में रहकर कर रहे हैं, लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, उन्हें भी आरोपी बनाया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। तो सवाल यह उठता है कि यदि इस मामले में क्विड प्रो को, यानी एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, ये यदि न्यायालय में साबित हो गया, तब तो इन सबको सजा होनी करीब करीब तय है। और सवाल यह है कि अगर ये सभी लोग इस मामले में दोषी थे, तो इतने दिनों तक इस मामले को लटका कर क्यों रखा गया? क्या ये तभी सामने आया जब 2022 में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ गठबंधन में आ गए? नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हो गए
और बार बार ये मामला तभी सामने आता है, तभी ये मामला सामने आता है बार बार जब नीतीश कुमार और लालू यादव या तो एक हो जाते हैं या एक होने की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। कई सारे मामलों को देखने के बाद यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दूसरी बार जो पिंजरा बंद तोता कहा है, ईडी की भी कमोबेश यही स्थिति है कि वो सत्ता पक्ष के नेताओं के पास नहीं जाती, उसे सिर्फ विपक्ष के नेताओं का भ्रष्टाचार ही दिखता है। ये कार्यप्रणाली इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं है, ना तो मेरे ये कहने का, नहीं न्यूज लॉन्चर के ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न्यूट्रल तरीके से होनी चाहिए। यह कोई नहीं कह सकता कि विपक्ष में बैठे हुए तमाम नेता दूध के धुले हुए हैं। भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो भी लिप्त हो सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के नेता दूध के धुले हुए हैं? हेमंता बिश्व शर्मा को जो ईडी का नोटिस मिला था जब वो कांग्रेस में थे, मोदी सरकार में ही नोटिस मिला था, उस नोटिस का क्या हुआ? आज वो भाजपा ही है, मुख्यमंत्री है। क्या हुआ अजित पवार के मामले का? क्या हुआ छगन भुजबल के मामले का? क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी के मामले का? क्या हुआ नारायण राणे के मामले का? क्या हुआ मुकुल राय के मामले का? जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चला गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उस पर तो ईडी कोई नोटिस भेज ही नहीं सकती। सोशल मीडिया में एक जोक चलता है कि किसी के यहां ईडी वाले पहुंचे, अक्सर वायरल होते हैं इस तरह के मीम्स कि किसी के यहां ईडी वाले पहुंचे और कहा कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, फिर वो ईडी वाले वापस हो गए। इस तरह के सोशल मीडिया में मीम बनकर अब वायरल होते हैं, जो एक बेहद ही करारा कटाक्ष है इस देश में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली के ऊपर। लालू परिवार के लोग यदि दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सजा उन्हें मिलनी चाहिए? क्या सजा उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो सत्ता की गोद में खेल रहे हैं? लैंड फॉर जॉब का मामला 2006-07 से 2009 के बीच का है, यानी लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के तीसरे से 5वें साल के बीच का है। तो उसके पहले क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, और 2022 में जब तक लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं आए थे 9 अगस्त 2022, उसके पहले इस मामले में क्या हो रहा था? उसके पहले जो कार्रवाई हो रही थी वो तो 2017 में हो रही थी, जब लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़ना था। आखिर इस 5 सालों में, बीच के 5 सालों में 2017 की जुलाई के बाद 2022 तक गंगा से लेकर कावेरी तक बहुत पानी सभी नदियों में बह गया, लेकिन क्या ईडी की कार्रवाई वहीं स्थिर रही? क्या सीबीआई की कार्रवाई वहीं स्थिर रही जहां 2017 में थी? दोबारा जब राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, एनडीए के पार्टनर उसके साथ चले गए, तभी ये गतिविधियां शुरू हुई। लैंड फॉर जॉब का मामला सिंपल सा मामला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मामला मोटे तौर पर इतना ही है कि एक व्यक्ति जो मंत्री पद पर आसीन है वो अपने डिपार्टमेंट में कथित तौर पर कुछ लोगों को एडहॉक बेसिस पे, यानी टेम्पररी बेसिस पर नौकरियां देता है, और उसके बदले में कथित तौर पर अपने करीबी लोगों के नाम पर उस व्यक्ति के, नौकरी पाए व्यक्ति के परिजनों से जमीन रजिस्ट्री करवाता है। फिर जब वो रजिस्ट्री घूम फिर करके उस थर्ड पार्टी के पास से कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों के पास आ जाती है, तब रेलवे में उन सभी लोगों की नौकरी को परमानेंट कर दिया जाता है। यही मामला है ना। और जब मामला इतना सा है तो क्या इस देश की जांच एजेंसियां इतनी नाकारा है कि इसे प्रूफ करने में 2009 का मामला आज 2022 आ गया, 2007-8 का मामला 2024 आ गया, 22 छोड़िए। क्या इस मामले में 15 साल 16 साल लगने चाहिए? जब इस मामले में 15-16 साल लगेगा कि वाकई ये जमीन के बदले नौकरी है या नहीं है, ये प्रूफ करने में जांच एजेंसियों को, यानी क्विड प्रो को जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस क्विड प्रो को प्रूफ करने में जब जांच एजेंसियों को 1 दशक 1.5 दशक लग जाते हैं, तब तो ऐसे जांच एजेंसियों के नाकारा अधिकारियों को सरकार को निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे लोग जांच करेंगे तो होगा क्या? स्पॉट फिक्सिंग का मामला हम लोगों ने क्रिकेट में देखा था, जब इंग्लैंड में पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था। वहां पर स्पॉट फिक्सिंग, पाकिस्तान का एक उभरता हुआ बॉलर मोहम्मद आमिर को पैसे लेकर कथित तौर पर
नो बॉल फेंकने के लिए स्पॉट फिक्सिंग का पूरा मामला सामने लाया गया और जिस पर वो चल रहा था पूरा स्टिंग, वो नो बॉल सामने आ गया। उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड की जांच हुई और उस जांच के बाद तत्काल सबको दोषी पाया गया। मुझे लगता है कि 1 आध साल के अंदर सबको सजा हो गई, 5-5 साल की सजा हो गई थी, कईयों का क्रिकेट करियर खत्म हो गया। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना करने की बात होती है भारत की जांच एजेंसियों की। यही जांच एजेंसियां हैं जब सत्ता के इशारे पर टॉमी की तरह व्यवहार करती हैं, घर के पालतू टॉमी की तरह, कि जैसे घर में लोग टॉमी पालते हैं तो टॉमी को इशारा करते हैं कि बॉल उठा के लाओ, बिस्किट लाओ, किसके ऊपर भौंकना है किसके ऊपर नहीं भौंकना है। उसी तरह से जांच एजेंसियां काम करती हैं, कब भौंकना है कब नहीं भौंकना है। और इस तरह से यदि इस देश में हो रहा है तो क्या न्यायालय के द्वारा आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी संविधान पीठ बनेगी कि जांच एजेंसियां जिस मामले को टेकअप करें उसे 1 या 2 साल या 3 साल में निपटा के खत्म करें, इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न किया जाए। लालू यादव जब तक पॉलिटिकल थ्रेट नहीं बने थे, जब तक राजनीति में गंभीर रूप से लालू परिवार एनडीए के लिए खतरा नहीं बना था, तब तक मामला ठंडे बस्ते में। जब दिखा कि बिहार में एनडीए की सीटें कम हो गई, हार के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छी संख्या में वोट बटोरे, भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण पश्चिम बिहार का पूरा इलाका छीन लिया, तभी जाकर यह कार्रवाई तेज होनी थी। क्या अगर पूरा बिहार जीत लिया होता आरजेडी ने, जैसे उड़ीसा भाजपा ने जीता, अगर पूरा बिहार जीत लिया होता आरजेडी या इंडिया गठबंधन ने, तब तो अब तक सजा भी हो गई होती। इस तरह से जो कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं से जनता के बीच सहानुभूति बढ़ती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन में रहने के टाइम ये सब कहा था, सारी बातें कही थी, मीडिया के से बात करते हुए कही थी, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके, देखिए इसके पिताजी को फंसा दिया। अब नीतीश कुमार क्या इस मामले में बोलेंगे? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब खड़े हो जाते हैं जब तकरीबन 7-8 साल हो गए, सृजन घोटाला बिहार में सामने आया, ट्रेजरी लूट का मामला था जो बिहार के वित्त मंत्रालय से सीधा जुड़ता था, जैसे चारा घोटाला का मामला वित्त मंत्रालय से जुड़ता था, जैसे लैंड फॉर जॉब का मामला रेल मंत्रालय से जुड़ता है, वैसे ही सृजन का मामला था। सृजन के मामले को सीबीआई को सौंपा गया। आपने सुना कि भागलपुर ट्रेजरी का इतना बड़ा कांड कि उसमें कुछ हुआ भी है, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार के राज में जिस कार्यकाल में सृजन का मामला सामने आया था, उस कार्यकाल में ज्यादातर मौकों पर, थोड़े दिनों के लिए आरजेडी के लोग वित्त मंत्री थे, नहीं तो बाकी सारे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास बिहार का वित्त मंत्रालय था। तो वहां जांच तेज नहीं होगी, वहां जांच की आंच धीमी होगी, वहां ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। लेकिन जहां विपक्ष का मामला होगा वहां जांच तेज होगी। सवाल नीति का नहीं, सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नहीं, सवाल नियत का है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तराजू के पलड़े को बराबर रखकर होती है। सरकार क्या इसके लिए तैयार है? जांच एजेंसियां क्या इस तरह से फेयरलेस होकर काम करने के लिए तैयार है? यह सवाल आज की तारीख में है। और बिहार का विधानसभा चुनाव जब साल भर के अंदर होना है, हो सकता है फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, हो सकता है महाराष्ट्र के साथ भी हो जाए, कोई नहीं जानता। तो क्या इन चुनाव में सबको सजायाफ्ता करार देकर चुनावी राजनीति से ही बाहर करने की तैयारी है? ये कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं कि आखिर जांच एजेंसियों का सदुपयोग या दुरुपयोग एक पक्षीय क्यों हो रहा है। और ये सवाल आज की तारीख में लोकतंत्र की सफलता और असफलता से जुड़ता है। और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस देश की जनता को भी अब लगने लगा है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सीबीआई के कार्यक्रम में कहते हैं कि न्याय और इंसाफ का ब्रांड, मुझे समझ में नहीं आया, मैं संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। न्याय और इंसाफ का ब्रांड इस देश की न्यायालय हो सकती है। वो न्यायालय जो कभी किसी को तड़ीपार करती है तो कभी किसी को सजायाफ्ता बनाती है, कभी किसी को बाइज्जत बरी भी करती है, कभी किसी को जमानत भी देती है, कभी किसी को जमानत रिजेक्ट भी करती है। वो न्याय का और इंसाफ का ब्रांड हो सकती है। जांच एजेंसियां न्याय और इंसाफ का ब्रांड नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जांच एजेंसियों का काम है कि जो जांच हो, जो आरोप पत्र हो, जो सबूत हो, उसे न्यायालय के सामने ले जाकर पेश करना। लेकिन जो जांच एजेंसी 1-1 दशक, 1.5 दशक तक सबूत इकट्ठा करने में विफल है, उन जांच एजेंसियों के अधिकारियों को क्या पद पर बने रहने का हक है?
उन जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बार बार एक्सटेंशन दिए जाने के वो पात्र हैं, लेकिन ये सरकार करती है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कई बार एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद एक्सटेंशन देना बंद हुआ। आज की तारीख में लालू परिवार यदि सजा नहीं हुई है, यदि बरी नहीं किया गया है, तो सजा नहीं देना और बरी नहीं करना और बीच में एक डोलड्रम की स्थिति में किसी को फंसा कर रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सजा या टॉर्चर है। क्या इसके लिए जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में यदि देर हो गई तो उस न्याय का मतलब नहीं रह जाता? ये बात जो जुडिशरी के बारे में कही जाती है, क्या भारत की न्यायपालिका इस देश की जांच एजेंसियों को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दे पाने की स्थिति में है? चलिए उम्मीद करते हैं और देखते हैं होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।